नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। 25 साल के एक युवक को अपने पड़ोस में रहने वाली एक ऐसी लड़की के बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया जो न बोल सकती है और न ही सुन सकती है। बता दें कि रेस्टोरेंट में काम करने वाले इस युवक पर लड़की के बलात्कार और उसे गर्भवती करने का आरोप था, लेकिन जब लड़की के गर्भ में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया गया तो हैरान करने वाला नतीजा सामने आया। डीएनए की रिपोर्ट में पता चला कि वो व्यक्ति बच्चे का पिता नहीं है। 25 साल का व्यक्ति 17 महीनों से जेल में था। डीएनए की रिपोर्ट के नतीजे को देखते हुए अदालत ने उसे जमानत दे दी है। रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने ये कहते हुए उस व्यक्ति को जमानत दी कि योग्यता के आधार पर मामले को तय करने में समय लगेगा। डीएनए रिपोर्ट को देखते हुए उसकी प्रार्थना को अनुमति देने की जरूरत है। एक विशेष स्कूल में पढ़ने वाली जो ना बोल सकती है और ना सुन सकती है, उसने पेट दर्द की शिकायत की। जुलाई 2019 में जब वो स्कूल में थी तब उसने पेट दर्द की शिकायत की। परिवार लड़की को अस्पताल ले गया। वहां पता चला कि लड़की गर्भवती है। जब लड़की से सवाल किए गए तो उसने बताया कि उसके पड़ोसी ने उसके साथ 2 बार बलात्कार किया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच की और चार्जशीट दायर की। आरोपी ने अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया क्योंकि मामले की जांच तब तक चल रही थी। डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद आरोपी ने एक और अर्जी दी जिसमें कहा गया था कि उसे झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। अभियोजन पक्ष ने ये कहते हुए याचिका का विरोध किया कि यदि अभियुक्त को जमानत दी जाती है तो ऐसी संभावना थी कि अभियुक्त अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करेगा, लेकिन कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट के नतीजे को देखने के बाद लड़के को जमानत दे दी है, जिसमें पता चला था कि लड़की के गर्भ में पल रहा बच्चा उसका नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने माना कि त्वचा से त्वचा के संपर्क के बिना बच्चे के स्तनों को टटोलना भारतीय दंड संहिता के तहत छेड़छाड़ होगा, लेकिन यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो के तहत यौन उत्पीड़न का गंभीर अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला की एकल पीठ ने एक सत्र अदालत के आदेश को संशोधित करते हुए अवलोकन किया, जिसमें एक 39 वर्षीय व्यक्ति को 12 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने और उसकी सलवार निकालने के लिए यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने अब दोषी को मामूली अपराध के लिए धारा 354 आईपीसी के तहत 1 साल कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सोशल मीडिया ई कॉमर्स वेबसाइटों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वो अपने पोर्टल पर बिक्री के लिए पेश किए जा रहे उत्पादों का पूरा विवरण प्रदर्शित करें, जिसमें अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी, विक्रेता का विवरण, निर्माता का नाम और मूल देश शामिल हो। एक अजय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जहां भारत सरकार अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है और उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर रही है, वहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक जहां उत्पादों को रेफरल के माध्यम से बेचा जाता है जैसे सोशल मीडिया ई कॉमर्स इन अनिवार्य नियमों के अनुपालन में नहीं है। व्हाट्सएप की हालिया गोपनीय नीति के अपडेट को चुनौती देते हुए एडवोकेट चैतन्य रोहिला की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अपना जवाब दायर करते हुए केंद्र ने आज अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा के माध्यम से प्रस्तुत किया कि व्हाट्सएप की भारत और यूरोपीय संघ के उपयोगकर्ताओं के लिए अपडेट पॉलिसी की स्वीकृति के संबंध में अपनाई जा रही भेदकर नीति चिंता का एक प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा है कि भारतीय उपयोगकर्ता व्हाट्सएप के उपयोगकर्ता वेब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, फिर भी यूरोपीय संघ के उपयोगकर्ताओं को तरजीही उपचार दिया गया है, जो चिंता का एक प्रमुख कारण है। व्हाट्सएप द्वारा उचित और ठोस नीतियों को अपनाया जाना चाहिए। जस्टिस अजीत कुमार और सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को 5 फरवरी तक एक बेहतर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है, जिसमें संकेत दिया है कि चरण 1 कब समाप्त होगा और चरण 2 कब शुरू होगा।
केंद्र सरकार को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। इससे पहले 12 जनवरी को हाईकोर्ट ने सरकार से उचित टीकाकरण कार्यक्रम के साथ आने के लिए कहा था। जब इस मामले को 22 जनवरी को उठाया गया तो सरकार एक निश्चित समय सीमा को परिभाषित नहीं कर पाई थी और केवल ये स्वीकार किया था कि पहले चरण के स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए टीकाकरण समाप्त होने के बाद फेज 2 में 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीकाकरण किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार 19 जनवरी को कहा है कि ये अज्ञात नहीं है कि राज्य में शिक्षा को व्यवसाय या उद्योग के रूप में लिया गया है। ये डिग्री बेचने का व्यवसाय है, इसे रोकने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने बीएड में 25 सीटों को भरने के लिए अपीलकर्ताओं की संस्था द्वारा उठाए गए कदम पर नाराजगी दिखाते हुए ये टिप्पणी की। इन सभी सीटों को सीधे तौर पर भर दिया गया था, जबकि केंद्रीकृत काउंसिलिंग के जरिए इन सभी सीटों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 25 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की गई थी। अपील के माध्यम से 8 दिसंबर 2020 के निर्णय को चुनौती दी गई थी। इस निर्णय के तहत अपीलकर्ताओं की तरफ से दायर की गई रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार 18 जनवरी को शिक्षक शैलेश कुमार को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि अब शिक्षकों को इस आरोप के साथ अभियुक्त बनाया जाता है कि शिक्षक प्रधानाध्यापक को आवंटित धन का उचित उपयोग नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ शिक्षक शैलेश कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल साल 2016 के कटैया पीएस केस नंबर 172 के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और धारा 34 के ए के तहत विभिन्न अपराधों के लिए शैलेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया डेटा को आरोग्य सेतु कोविड-19 के मद्देनजर विकसित सरकार के संपर्क ट्रेसिंग ऐप अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों से साझा करने से रोक दिया। मुख्य न्यायाधीश एएस ओका और न्यायमूर्ति विश्वजीत शेट्टी की पीठ ने ये आदेश पारित करते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया प्रतिक्रिया डेटा साझा करने के लिए उपयोगकर्ताओं की कोई सूचित सहमति नहीं ली गई थी, जैसा कि आरोग्य सेतु प्रोटोकॉल 2020 में प्रदान किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी गुरुवार को न्यायपालिका के उपयोग के लिए ज्योति जर्नल सॉफ्टवेयर नाम से अपना कानूनी डेटाबेस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। सॉफ्टवेयर का उद्घाटन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की मौजूदगी में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक ने किया। सॉफ्टवेयर में लगभग 10,000 निर्णय, 700 कानूनी लेख और 500 से अधिक अधिनियम, संशोधन, परिपत्र और अधिसूचना शामिल हैं, जो दिन प्रतिदिन के काम में जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के प्रत्यक्ष उपयोग के हैं। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।